नमस्ते, प्रभात खबर के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। हमने 1 महीने 5 दिन तक झारखंड चुनाव से संबंधित जितनी भी छोटी छोटी ग्राउंड से जुड़ी हुई चप्पे चप्पे की खबरें और बड़ी बड़ी खबरें भी आप तक पहुंचाई। इसमें हमारे साथ आनंद मोहन जी का बहुत क्रिटिकल रोल रहा। वो लगातार सभी रिपोर्टर्स के साथ ग्राउंड पर लोगों से जुड़े रहे और न्यूज रूम में भी आते रहे, ताकि आप सब लोगों से उन सभी चीज़ों को परिचित कराते रहे, बताते रहे। और अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं जब सभी तस्वीर, सभी बातें, सभी अनुमान साफ हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ा पुराना एक चलन है अनुमान लगाने का कि रिजल्ट क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसी बात की जाएगी, वैसी बात की जाएगी। और इन्हीं तरह के रिजल्ट के अनुमानों पे आधारित एग्जिट पोल आते हैं, आप तो जानते ही हैं। उन एग्जिट पोल्स में हुआ क्या है, क्या बातें कही गई एग्जिट पोल में, उसको लेकर के एक बार न्यूज रूम में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या वैसा ही है जैसा एग्जिट पोल कह रहे हैं, या फिर प्रभात खबर के जो ऑब्जर्वेशन है, प्रभात खबर के एनालिसिस है, उससे अलग कोई बात करती है। स्वागत है आपका। थैंक यू जी। तो शुरुआत करेंगे हम न्यूज रूम के सवालों के गुलछर्रों से आपका। लेकिन पहली बात यहाँ कहें कि प्रभात खबर ने जो लगातार कवर किया, उस दरमियान क्या निकल करके आया, लोगों ने क्या कहा? चलिए, रिजल्ट तो जो होगा सो होगा, पर लोगों ने क्या बोला? देखिए, जो चीजें मतलब बूथ तक जाने के पहले लोग जो वोटर्स के दिमाग में चीजें हैं, और एक बार वोटर जब वोट दे करके आता है, इसी का तापमान हम पत्रकार नापने की कोशिश करते हैं। तो जो वोटर्स अलग अलग जगहों पर जिस तरह से लोगों ने अपने भावनाएं व्यक्त की या वोट देने की वजह बताई, तो उसमें हम लोगों को लगा कि ग्राउंड में कुछ ना कुछ करंट चल रहा है। अच्छा जी, मतलब कुछ करंट है। अब ये करंट वाकई में क्या हेमंत सोरेन के कामकाज का है, अच्छा, या फिर जो भाजपा ने नैरेटिव सेट किया वो है? भाजपा का चुनावी मैनेजमेंट इतना हावी है कि एक माहौल बना लिया। ये चुनाव इन्हीं दो चीजों में फंसा हुआ है। अब उस अंडर करंट को भांप पाना भी मुश्किल था, क्योंकि अगर आप 10 वोटर से बात करेंगे, 10 ने अलग तरीके। हाँ, 10 में 2 आपको बता देंगे बड़े साफ गोई से अपना किसको वोट दिया। वो ग्रामीण अंचलों में भी बता देते हैं। 2 आपके मुताबिक बताने की कोशिश करेंगे कि आपको किसमें चाहते कि आपको किसमें आनंद आ रहा है। हाँ। वो एक वोटर्स का वो बताने का अगर आपकी बातचीत से लग रहा है कि ये इसको बताया जाए कि हमने इस पार्टी को दिया, तो उसी का बताया। हाँ, उसी का बता दें। किसी को भी वोट दिया। दो लोग ऐसे आपको एग्रेसिव मिलेंगे जो अपने एजेंडे की खाली केवल बात करेंगे कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, और आप टटोलते रहेंगे तो पानी नहीं है तो आप तो गुस्साए हुए हैं, उसका मतलब तब भी वो साफ नहीं बताएंगे कि नहीं हम सरकार से गुस्साए हुए हैं, किसी से गुस्साए हुए हम वोट देने जा रहे हैं। वो अपने एजेंडे की बात करेंगे, नाराजगी व्यक्त करते हुए भी वोट उसी पार्टी उसी पार्टी को देंगे। या फिर लगेगा कि उनकी नाराजगी से हम कुछ नहीं निकाल पाए, एज ए जर्नलिस्ट हम कुछ नहीं निकाल पाए, कि हम भी कंफ्यूज हो गए कि आगे क्या वाकई में किया क्या इन्होंने। तो 10 का सैंपल टेस्ट में अगर आप 2-3 लोग आपको बता पा रहे हैं, 2-3 का आप अनुमान लगा रहे हो, और तो मतलब चीजें बहुत आधी आधी हो जाती है इस समय में। जनार्दन, जो चीज मुझे लगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी का जो वेव था ना, वो बहुत वेव जैसा नहीं दिखा है, स्ट्रॉन्ग वेव लहर नहीं थी कि हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ कोई लहर आपको दिख रही हो, ऐसा इस पूरे चुनाव में मैंने तो नहीं देखा है। हाँ, ये जरूर था कि चुनाव का जो कहिए बीजेपी का जो एकदम वार पुटिंग पर जिस तरह से एकदम ये था पूरा एग्रेसिव कैंपेन, वो चुनाव का थोड़ा रोमांच बढ़ा रहा था। और लग रहा था कि नहीं हेमंत सोरेन घेर रहे हैं, हेमंत सोरेन को लग रहा है कि बहुत अटैक हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जमीन पर वो चीजें कितनी गई, इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे समय में भी जब हम 2024 में जी रहे हैं, और हालांकि अब सभी राज्यों में इस तरह की चीजें हो रही हैं, हर जगह कहीं लाडली बहना योजना, कहीं गोगो दीदी योजना, कहीं कोई ना कोई योजना है, लेकिन अभी भी फ्रीबीज जो है वो इतना इम्पैक्ट करती हैं लोगों को, क्योंकि मैया सम्मान योजना की लहर आपको दिखी होगी। जी, ये एक चीज था, इसमें हम एमपी चुनाव से जाएंगे, इसका एक प्रयोग की भूमि बनी थी मध्य प्रदेश का, जो शिवराज चौहान जी यहाँ पर आए थे। मुझे लगता है कि भाजपा ने अपने जो मैजिक मास्टर है चुनाव जीतने के, शिवराज जी को जो बनाया था, उसमें मुझे लग रहा है कि जो हेमंत सोरेन सरकार की जो ऐसी फ्रीबीज वाली घोषणा जो थी, उसका काउंटर अटैक कैसे हो, और एक जो इस प्रयोग को कर चुका है अपने राज्य में, उसको झारखंड भेजा जाए, जिससे कि हम उसको काउंटरसाइज कर सके इस सरकार को। ये सारी चीजें भाजपा ने देखी होगी, और शिवराज चौहान उस मामले में माने चुनावी मैनेजमेंट के माहिर लोगों में से है। तो ये इस मैया सम्मान योजना का असर हमको चुनाव में दिख रहा है। एक
अंडर करंट उसका दिख रहा है। दूसरा, ये चीजें और प्रबल तब हो जाती है जब आप कोल्हान में देखेंगे कि इस बार हर पिछले चुनाव से इस चुनाव में हर बार वोट परसेंटेज बढ़ा है। पिछले बार 2.68 के करीब वोट बढ़ा इस बार, और उसमें जब आप जाएंगे उसको बाइफरकेट करेंगे तो महिलाओं का वोट बढ़ रहा है। महिलाओं की कल भी आप देखा होगा आपने कि महिलाओं की लंबी लंबी कतार। तो क्या महिलाएं ये सरकार पलटने के लिए आ रही है कि सरकार को कोई ताकत देने के लिए आ रही है? सवाल यहाँ दो खड़ा हो जाता है। खड़े होते हैं। कल एक बड़ी मजेदार बात कही एक साथी ने, वो कहीं वोट दे करके आ रहे थे और उनके साथ उनकी कोई महिला साथी भी थी, संभवतः पत्नी बहन जो भी रही हों जी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग मना कर रहे हैं तब भी महिलाएं नहीं मान रही अपनी मर्जी से वोट कर रही हैं, हमने जिसको कहा है उसको वोट नहीं कर रही हैं। हाँ जी, उनको अपनी मर्जी से वोट करना है। तो ये झारखंड में एक नए तरीके की पूरे चुनाव में चीज दिखाई दी। ठीक है, शुरू करते हैं वो जरा वो 30, 38, 45, 55 वाला जो मसला है। आइए भाई, समीर कहाँ हैं? सर, मेरा सवाल ये रहेगा कि तमाम एग्जिट पोल में जो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है उनको कम करके दिखाया गया है, लेकिन वहीं पर अगर हम जेएमएम का देखते हैं प्रदर्शन को, तो वो कमोबेश जो पिछला जो प्रदर्शन है उसको वो रिपीट करते हुए नजर आ रही है। तो ऐसा दोनों साथ में लड़ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि एक जो गठबंधन है वो पिछड़ते हुए नजर आ रही है और दूसरा जो गठबंधन है वो अपने प्रदर्शन को दोहराते हुए नजर आ रही है। कई एग्जिट पोल तो ये भी बोल रहे हैं कि जेएमएम अपने प्रदर्शन से अच्छा प्रदर्शन भी कर सकती है पिछले बार के परफॉर्मेंस। बहुत खूब, अच्छा सवाल। आप देखिए, कांग्रेस 30 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ी। 81 में उसको जो इंडिया गठबंधन का है उसमें 30 सीटें इंडिया गठबंधन से जेएमएम ने दी, ठीक है, और अपने जेएमएम 43 सीट्स पर चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस अपने आप में एक बड़ा स्टेक होल्डर हो गई इस चुनाव में। मुझे जो इस चुनाव में पूरा जो कैंपेन में लगा, और आप लोग भी घूम रहे होंगे, इस सरकार के क्रेडिट को कांग्रेस ओन नहीं कर पाया, जो मुझे बहुत बड़ा लैकिंग लगा कांग्रेस के अंदर। एक इस बार पूरे जो भी हेमंत सोरेन सरकार ने किया उसके क्रेडिट को खुद जेएमएम ने लिया। तो कांग्रेस चाहती क्या है? कांग्रेस का टेक क्या है झारखंड पे? अब तो 30 सीट अभी जो उन्होंने लिया था इस गठबंधन में, अब जो सवाल ये उठ रहा है कि अगर आप 30 सीट लेकर के आ रहे हो और आपकी काउंटिंग 8 और 10 पे जा रही है तो आप बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो इस सरकार को बनने में। दूसरा, आप क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, यह आपका सवाल है समीर जी। तो सवाल ये है कि कांग्रेस को क्रेडिट लेना था ना कि हमने भी सरकार में कुछ किया। आप बताइए, कांग्रेस जहां घूम रही है वहां कांग्रेस क्रेडिट होल्डर है इन चीजों का कि महिला सामान हम दिए, हम आपको दिए, इसका तो क्रेडिट होल्डर कहीं नहीं है। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी जो कांग्रेस के पर्टिकुलर प्रत्याशी है उनके खिलाफ चल रही है। जिन भी सीटों पे आप घूमेंगे उनके प्रत्याशियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अपना उस जगह पर। देखिए, इस बहुत साफ गोई से मैं बोलूं तो हेमंत सोरेन ने इस बार अपने सरकार के थ्रू जो भी फ्री बीज वाला योजना हो या जो भी लास्ट समय में जो स्ट्राइक किया उन्होंने योजनाएं ला के बिजली बिल माफ करना, ये तो हेमंत सोरेन ने खेत और जमीन बना दी थी इस चुनाव में एज ए जेएमएम, ठीक है। अब उस पर फसल काटने की बारी थी प्रत्याशियों की। वो जो लोकल प्रत्याशी है वहां, वो कितना कारगर तरीके से उन चीजों को कर पाए, कल्टीवेट कर पाए, फसल को काट पाए, ये निर्भर करता है। अब जेएमएम जिस सीट पर आप 28-29 पर जो प्रिडिक्शन भी आ रहा है अभी जो एग्जिट पोल का, उसमें जेएमएम के बहुत डाउनफॉल होते हुए नहीं दिख रहा है। 43 सीट पर जेएमएम लड़ी, इस बार जेएमएम लड़ा चुनाव। इस बार पिछले बार जेएमएम ने 30 सीट लाए थे, तो अब अगर उसके प्रिडिक्शन को आप देखिएगा तो उसको कोई 33 नहीं दे रहा है। हम एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब जिस तरह से चीजें बाहर में आ रही है कि कोई 32, आम आदमी की मैं बात करता हूँ। एग्जिट पोल दरअसल क्या है ना कि 2 करोड़ 60 लाख हमारे यहाँ वोटर्स हैं, ठीक है, और 17,000 का 20,000 का ये एग्जिट पोल है, और वो भी खुद अपना 20% का एरर मार के चलते हैं। तो अगर झारखंड में 81 सीट का एरर मान के खुद एग्जिट पोल वाले चले तो सरकार कभी भी किसी की बन सकती है, तो वो तो एक किस्म से फालतू बात। लेकिन जेएमएम का ये है कि जेएमएम ने बड़ा एग्रेसिवली चुनाव लड़ा, और चुनाव में उसने अपने आप को बीजेपी के साइड से खड़ा कर लिया। इंडिया गठबंधन नहीं खड़ा हो पाई, लेकिन जेएमएम एंड वर्सेस एनडीए हो गया, जिसमें तो जो एग्जिट पोल जब शुरू हुए थे, एग्जिट पोल जब शुरुआत हुई थी तो बड़ा एक चर्चा होती थी कि रिजल्ट से पहले ही रिजल्ट को बता देना, बहुत चर्चा उसमें होती थी। लेकिन बीते कुछ 10-15 सालों में इतनी ज्यादा उनके अनुमान गलत साबित हुए हैं कि लोगों ने भी उन पर भरोसा करना शुरू कर दिया, कम कर दिया।
भरोसा कम हो गया। लेकिन कल एक नई चीज दिखाई दी, उसके बारे में राजलक्ष्मी सवाल भी पूछेंगी कि एक एग्जिट पोल ने कहा कि भाई हम नहीं बता सकते कि 20 सीटों पे क्या होगा, हमें बाकी के 61 सीटों पर तो थोड़ा बहुत अंदाजा है कि भाई इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, सी वोटर्स, लेकिन हम ये नहीं जानते कि 20 सीटों पे क्या होगा। ये पहली बार किसी एक एग्जिट पोल में ऐसा दिखाई दे रहा है। तो राजलक्ष्मी इस पे सवाल लेकर के आ रही हैं। एकदम सर, बेहद ही प्रतिष्ठित चैनल के एंकर के द्वारा जो है ये कहा गया कि हम नहीं बता सकते कि इन 20 सीटों का हाल क्या होगा। एग्जिट पोल कल आ जाता है और कल से लेकर आज तक मेरे जितने भी दोस्त फोन कर रहे हैं, एक ही सवाल है, एग्जिट पोल कितना एग्जिट है, एनडीए की इंडिया, मतलब कम से कम 7 से 8 फोन आ चुके हैं। मुझे आपसे सवाल का जवाब जानना चाहूँगी, आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से एग्जिट पोल कितना एग्जिट है? क्योंकि 2 अलग अलग डाटा आया है, हम एक मत नहीं हो सकते हैं, 2 मत यहाँ पर डाटा दिख रहा है, तो क्या एग्जिट है, पहला डाटा कि दूसरा डाटा? देखिए मतलब अगर इसमें जो हम लोग जो अभी तक देख पाए तो 3 एग्जिट पोल ऐसे थे जिसमें एनडीए की सरकार बनती दिख रही है और 3 ऐसे हैं जिसमें इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनती दिख रही है, यानी हेमंत सोरेन फिर से रिपीट कर रहे हैं। सवाल आपका वाजिब है कि भाई जब ये एग्जिट पोल ही इतने फ्रैक्चर्ड है तो मैंडेट किस तरह का होगा? तो आपका एक कहना सही है कि जो आप ओन नहीं कर रहे हो, अब इस बात तो मैंने देखा एग्जिट पोल में कि किसी चैनल ने ओन नहीं किया कि ये मेरा अनुमान है। पहले क्या होता था ना कि एग्जिट पोल किसी संस्था से कराया तो उसको वो चैनल ओन करते थे। हरियाणा के बाद और उससे पहले के बाद छत्तीसगढ़ और ये सब का जो चुनाव, जोश के साथ हाँ कहते हैं मेरा हम लोग कराए हैं और ये हमारा, तो ओनरशिप इस बार किसी एग्जिट पोल का किसी चैनल ने लिया नहीं और स्केप का एक रास्ता रखा है। अब जो चैनल कह रहे हैं कि 20 सीट पर शार्प लड़ाई है, तो अगर भाई तो जब एग्जिट पोल ही था तो 20 सीट पर जानने की कोशिश क्यों नहीं किए? तो अब आप रिजल्ट तक तो आ ही नहीं सकोगे, तो वो तो एकदम कोरी बकवास की चीजें हैं जो चीजें चल रही है अभी इसमें एग्जिट पोल में। वो भी आंकड़ा जो है वो 15,000 20,000 बता रहे हैं कि ये हम लोगों का सैंपल है, 17,000 18,000 इसी का सैंपल है। तो वो सैंपल से 5 लाख से 4 लाख 3 लाख लगभग वोटर्स है, उसमें 17,000 का सैंपल कोई मायने ही नहीं रखता है। अब झारखंड में मुझे 20 सीट तो नहीं दिखता है, लेकिन 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जो एकदम सही में शार्प लड़ाई में फंसी हुई हैं। तो कुछ जानना चाहेंगे अगर आप बता सके, अभी 2-4 सीट आपकी जुबान पर हो नाम तो? अब जैसे आप मान लीजिए आपके बगल की सीट है हटिया, हाँ, जो नवीन जायसवाल और अजय साधो, अब हर कॉर्नर से बात करो तो उसमें अलग अलग तरह की चीजें आएंगी। अभी एक साथी रांची में भी बोल रहे थे, रांची को लेकर के टफ फाइट है। तो भाजपा की जो ऐसी सीओ सीटें हैं उसमें अगर आप अनुमान और अटकलें लगा रहे हो आज के तारीख में, तो चुनाव परिणाम का आखिरी रिजल्ट आप सोच लीजिए क्या होगा। आप जैसे चले जाइए आप जमशेदपुर पश्चिमी, हाँ, सरजू राय और बन्ना गुप्ता को लेकर किस तरह से टफ फाइट चल रही। तो ऐसे कई सीटें हैं झारखंड के अंदर। अब जैसे जामा कहीं लोग बात कर रहे हैं, इवन हाँ जामताड़ा में भी इरफान वर्सेज जो इनका सीता सोरेन का की सीट है वो फंसी भी दिखती है। तो मैंने मुझे तो 10 12 15 सीटें ऐसे लग रही है जिसमें बहुत मार्जिनल जीत और हार की बातें नहीं है। तो अब उन सीटों को चेक एंड बैलेंस करने वाला जो पार्टी होगा वो पार्टी सत्ता के करीब ही पहुंच पाएगा। ये आखिरी मोमेंट पर ही है, हाँ, वो तो ईवीएम में लॉक है। अब चीजें जब खुलेगा तो हाँ, लेकिन बहुत ही शार्प किस्म की ये चीजें होगी कि जहां पे आप मतलब इन सीटों का फैसला ही तय करेगा झारखंड में सत्ता की रास्ते। आनंद जी, औसत तौर पे जो पति पत्नी का रिश्ता है और अगर वो दोनों चुनावी मैदान में होते हैं तो ऐसा देखने में आता है कि अभी भारतीय राजनीति में जो पति रहे हैं वो चीज़ों को लीड करते हैं, वो अधिक सभाएं कर रहे होते हैं, ज़्यादा लोगों से मुखातिब हो रहे होते हैं। लेकिन झारखंड चुनाव में एक नए तरीके की लाइन बनी है कि 100 सभाएं की थी कल्पना सोरेन, जो एक बड़ा नंबर है, और ठीक उतनी ही सभाएं किया है हेमंत सोरेन ने। तो इससे जुड़ा हुआ आपसे सवाल है कि इस चुनाव में आपको क्या कोई नई चीज दिखाई देती है इस तरह से जिस तरह से कल्पना का उभार हुआ है? एक तो अगर इस पौरुष समाज की बात आप करेंगे तो एक अजूबा लगेगा ये कि पत्नी आगे निकल गई, लेकिन आप राजनीति की बात करेंगे और चीजों के पब्लिक की एक्सेप्टेबिलिटी की बात करेंगे तो आपको इस 2 रिश्ते से ऊपर उठ करके सोचना होगा कि पति आगे निकल गया कि पत्नी आगे निकल गया। दोनों जेएमएम के नेता हैं, उसमें से जो चीजें हुई। सवाल यह है कि जो नया फेस जेएमएम को मिला कल्पना सोरेन के नाम पर इसी 2024 के शुरुआती दौर में, जब जेएमएम के अंदर एक हिंड्रेंस पैदा हुआ, जेएमएम के अंदर एक परिस्थितियां बदली हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, तो एक नया नेतृत्व मिला। उस नेतृत्व ने वाकई में मैं बोलूं तो झारखंड की राजनीति में एक माने
एक लाइन सेट किया कल्पना सोरेन ने वो लोकसभा के चुनाव से, और इतना परिपक्वता के साथ, इतना मैच्योरिटी के साथ, तो वो आगे बढ़ती दिख रही है। लेकिन ये बात भी सही है कि पूरी पार्टी की कमान अभी हेमंत सोरेन के पास है, और हेमंत सोरेन ही चीजों को तय करते हैं। लेकिन एक फेस वैल्यू, एक जिसको कहे कि एकदम ब्रांड जो जेएमएम का है वो कल्पना सोरेन का है, और कल्पना सोरेन का जादू इस विधानसभा चुनाव में भी चला, क्योंकि मुझे पता है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कल्पना सोरेन की सभाएं करने के लिए लगातार कतार में लगे हुए थे। अच्छा। कि नहीं, कल्पना सोरेन का मेरा 2 शो करा दीजिए, एक रोड शो करा दीजिए। तो और कल्पना सोरेन की सभाओं में भीड़ भी उमड़ी है। मैं कहूं अगर कि अकेला अगर इंडिया गठबंधन से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला था, और दोनों ने ही मतलब का जो उनका जो स्टार कैंपेनर था, वाकई में स्टार कैंपेनर दिखे। जामताड़ा में उनकी भीड़ देख लीजिए आप, उनकी भीड़ जाकर के दूसरे सीटों पर संथाल में देख लीजिए, इवन कि उत्तरी छोटा नागपुर में कल्पना सोरेन की भीड़ देख लीजिए, हेमंत सोरेन का रोड शो देख लीजिए उनका। तो ये मसला मुझे नहीं लगता है कि पति पत्नी वाला, लेकिन ये है कि कल्पना एक मैच्योर लीडरशिप के रूप में उभरी है, जेएमएम का एसेट बनी है इस बार। और अगर कोई टर्निंग पॉइंट इस चुनाव में जेएमएम के पक्ष में आता है तो उसमें कल्पना सोरेन का बेहद रोल रहेगा, महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जमीन पर शायद ज्यादा भीड़ आपको दिखाई दी कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन, और बाकी पीएम आए ही थे, राहुल गांधी आए ही थे। सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी भीड़ एक जमा हुई है, उसके प्रणेता बने हैं जयराम महतो। उनका क्या आपको लग रहा है? अभी जब आ रहे थे एग्जिट पोल तो सबने नकार दिया, उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं कि जेएलकेएम को कितनी सीटें मिलेंगी। एक भी एग्जिट पोल ने काउंट करना ही उचित नहीं समझा। जेएलकेएम को शायद हमको लगता है एग्जिट पोल वाले मतलब उतना धरातल पर, और ये उस पार्टी के नए नवोदित पार्टी का एक चीज तो जरूर है कि ये वायरल बॉय हैं, सोशल मीडिया में इनका अपना ट्रेंड है। मैं पहले भी जब इस प्रभात में ही बात करता तो इसमें 2 वे कम्युनिकेशन हो गया है, मतलब फायदा नुकसान दोनों हो गया। हो क्या रहा है कि जब शुरुआती दौर में जब जयराम पूरे तरीके से वायरल हुए, उनके लोग शॉर्ट्स वीडियो बनाने लगे, तो अब इधर से भी यूट्यूबर्स पुश करने लगे कि हम अगर उनको चलाएंगे, उनका टैगलाइन देंगे, उनका कीवर्ड्स देंगे तो हम भी करेंगे। तो वायरल कंटेंट, हाँ, वायरल कंटेंट बने। तो ये वायरल कंटेंट बनने और बनाने वाले दोनों मिल करके वायरल हो गए। अब क्या है, वर्गेटली इसमें हंस रही हो तो हो है यही एक्चुअली। अब जमीन पर वो कितना है, राजनीति तो एक विषाद है, राजनीति एक समीकरण है। राजनीति क्या है, राजनीति चीजों को जमीनी स्तर पर डिफाइन करने की चीजें हैं। आप कल घूम रहे थे साथ में, तो एक छोटी सी नाराजगी आपने, हम लोग जब चाय पी रहे थे वहां पर सुना कि एक अमुक प्रत्याशी के लिए कहा कि हम इनको वोट इसलिए नहीं देंगे कि हम मंदिर का चीज का 1600 रुपया चंदा मांगने गए थे तो नहीं मिला। अब आप सोच लीजिए कि 2 साल 2.5 साल पहले की वो बात है। अब वो आदमी गांठ बांध के बैठा हुआ कि नहीं, अगर इसको इस बार 5 वोट हम लोग को डैमेज कराना 1600 एक पर्टिकुलर प्रत्याशी को लेकर के। तो अब आप सोशल मीडिया में कितना चलते हो, वायरल कितना हो, ये जमीन पर नई चीजें चलती है। अभी जो कल परसों मैं देख रहा था बेबी देवी का जो कैंपेन था, तो बेबी देवी का कैंपेन चूंकि अब वो उतनी वायरल है नहीं, तो उन चीजों को लोग पकड़ नहीं रहे, लेकिन जो उनका कैंपेन और इतना अंदर तक, और मैंने आंसुओं के साथ बात करना, टाइगर जगन्नाथ महतो जो उनके पति थे, हाँ, उनको उनकी किए हुए कामों को याद दिलाना, तो एक सिंपैथी तो क्रिएट कर देता है। अब वो सिंपैथी रील और रियल दुनिया में बहुत फर्क हो जाता है। तो आपको तो वहाँ लड़ाई जबरदस्त है जयराम के लिए भी। जयराम भी बेरबो में अच्छा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और डुबरी में भी कर रहे हैं, लेकिन अब उसको अब ये सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ के राजनीति के तापमान को नापा नहीं जा। जब दिल्ली की पत्रकारों को मैंने देखा, जब दिल्ली से लोग आए झारखंड में, तो उनके लिए सबसे बड़ा कंटेंट, या जहां वो जाके करना चाह रहे थे, वीडियो बनाना चाह रहे थे, वो जयराम महतो थे। वो यहाँ पर अगर किसी का इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते थे तो जयराम महतो थे। तो शायद इस प्रदेश से बाहर रहने वाले लोगों को जयराम महतो बहुत बड़े लीडर के तौर पे दिख रहे हैं, लेकिन इन साइड जब आते हैं तो जो आप कह रहे हैं वो हकीकत अलग होती है। अभी थोड़े देर पहले न्यूज रूम में एक कागज लेकर के कुणाल ये हिसाब लगा रहे थे सभी लोगों से कि कितनी सीटें जीतेगा। कुणाल, आइए। मेरा एक्चुअली 2 प्रश्न है। अच्छा। पहला प्रश्न है कि कल के आए 6, हमने देखा कुल मिला के 6 एग्जिट पोल आए, 3 भाजपा की तरफ, 3 कांग्रेस झामुमो गठबंधन की ओर, इस तरह से इशारा कर रहे हैं कि इधर सरकार बनने वाली है। तो पहला प्रश्न मेरा है कि अगर झामुमो की ओर आप देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन की ओर सरकार अगर बन रहा है, तो क्या असल में वो मुद्दे रहे जिन पर झामुमो
अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और अगर बीजेपी आ रही है तो बीजेपी के क्या वो मुद्दे रहे, क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जो हिट किया लोगों के बीच, या और दूसरे जो पेपर लीक का मुद्दा लेकर ये उतरे, वो सारी चीज़, या नारे हमने देखा, इस तरह की चीज़, किस तरह की चीज़ें लोगों के बीच पॉपुलर हुई। और दूसरा ये प्रश्न है कि पिछली बार के चुनाव में हमने देखा था कि 2014 के चुनाव में हम बात करें तो झामुमो और बीजेपी में मेन था कि संथाल परगना में उनका कैसा आपका प्रदर्शन रहता है। तो बीजेपी ने 2014 में अच्छा प्रदर्शन किया था, 19 में वो मात्र 4 सीटें जीतने में वो सफल रहे। तो इस बार का क्या लग रहा है कि वो झामुमो संथाल परगना में कितनी सीटें झामुमो या बीजेपी को लग रहा है कि कितना बन सकता है उनका? ओके, ठीक। पहला ही सवाल से आपको शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपका था कि जो ये एग्जिट पोल है उसमें अगर भाजपा आ रही है तो उसकी क्या वजह है, और जेएमएम या इंडिया सरकार कमबैक करेगी तो उसकी क्या वजह है। पहला तो एक मुझे जो फौरी तौर पर दिखता है कि अगर जेएमएम की सरकार कमबैक हो रही है और सरकार फिर से आ रही है तो उसके पीछे है कि जेएमएम, जैसा पहले भी मैंने कहा, कि कोई बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी का वेव नहीं दिखता। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा वेव नहीं था, कुछ रोजगार के सवाल को लेकर के यूथ के नाराजगी जरूर थे। पता नहीं फिर वो कैसे चुनाव में आते आते बहुत जगहों पर डाइल्यूट होता भी दिखा मुझे। एक तो वो सवाल हो गया, एक इसका ये पक्ष मुझे दिख रहा है। दूसरा, वोटर्स का बढ़ना, मैं अभी तक देख रहा हूं कि ये वोटर्स मतलब एग्रेसिवली अगर बढ़ रहे हैं, परसेंटेज बढ़ रहा है, और तो ये मुझे जेएमएम के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। वो करंट मैया सम्मान योजना का महिलाओं का बढ़ता हुआ, ये मजबूत पक्ष है जेएमएम के सरकार के आने का, लौटने का वापस। दूसरा, आपने भाजपा के लिए कहा, मैंने एनडीए के लिए कहा। तो एनडीए के लिए मुझे लगता है कि एनडीए का जबरदस्त चुनावी मैनेजमेंट, उनका बहुत मजबूत पक्ष है, बहुत एग्रेसिव चुनावी मैनेजमेंट। नैरेटिव्स की बात भी अगर छोड़ दें, क्योंकि नैरेटिव्स को हम आप उसमें जो बांग्लादेश घुसपैठी और ये सब जो आप बात कर रहे हैं, वो मैं क्षेत्र के आते आते कुछ कुछ क्षेत्रों में देखता हूं कि वो चीजें भी मतलब असरदार नहीं रह जाती हैं। तो भाजपा का, लेकिन उनका हार्ड वर्किंग, बूथ मैनेजमेंट, और इनके जो नेताओं का, जितने भी बाहर के से नेता आए और यहाँ जो प्रदेश के नेता रहे, उनकी रणनीति, उनकी एक एक सीट पर सीरियसनेस। जैसे आप मान लीजिए, इसका छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे बाबूलाल मांडी की सीट दरबार में फंसती दिख गई, ठीक है, लाख कोशिश हुई, निरंजन राय मानने के लिए तैयार नहीं थे, और वो सीट निरंजन राय अगर खड़ा होते तो बाबूलाल संकट में होते। लेकिन भाजपा ने उसका पूरा एकदम ऑपरेशन चलाया और अंतिम दम तक निरंजन राय को मना ही लिया, और वो भाजपा जो अपनी सबसे साख वाली सीट थी धनबाद, उसको बचाने में लगभग कामयाब है। मैं बता रहा हूं 90% बाबूलाल, 89% चांसेज है कि वहां से निकल जाएंगे। चुनाव है, लेकिन अब आप सोचिए कि एक एक सीट पर अगर भाजपा की ऐसी तैयारी है, संथाल की तैयारी है, उससे पहले चंपई को लाओ, चंपई से कोल्हान में एक माहौल बनाओ, हाँ, और उनको एकदम ग्रासरूट तक लेकर के जाओ, और एक एक नेता कैंप कर रहे हैं 10-10 दिन, 12-12 दिन। मैं तो 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं यहाँ पर, एक कांग्रेस है, एक भाजपा है, बाकी तो क्षेत्रीय दल है। मैं कांग्रेस के पूरे मैनेजमेंट पर ना तरस खाता हूं पिछले इस चुनाव में, जो कांग्रेस की जो हार रही है इस चुनाव में। मैं तो देखता हूं एक जगह पर इनके कैंडिडेट जो भी जीतेंगे अपने चुनावी मैनेजमेंट पर जीतेंगे, संगठन के चुनावी मैनेजमेंट पर नहीं जीत सकते, कतई नहीं जीत सकते। अगर आप जिस सीट की भी बात कर लो तो कांग्रेस की ये हाल है। तो भाजपा बहुत धारदार तरीके से कैंपेन में रही, ये इनके जीत की वजह हो सकती है। और दूसरे सवाल संथाल वाला से छूट गया, संथाल वाला सवाल कि संथाल में क्या होगा। तो पिछले बार भाजपा 4 सीट लेकर के आई थी, संथाल में भी भाजपा ने जबरदस्त कोशिश की है इस बार। और भाजपा के लोगों का अगर की सुने तो 1-2 सीट बढ़ रही है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर भाजपा को लॉस होते हुए भी दिखता है। तो ये चीजें हैं। हमारी एक साथी हैं महिमा, वो ग्राउंड पे गई थी जी। और कई सारे लोगों से उन्होंने बातचीत की। उस दरमियान उनको कई ऐसे आंटी मिली जो एकदम से फायर हो गई, कई लोग ऐसे मिले जो काफी ऐसे गुस्से में बातचीत कर रहे थे। तो महिमा के पास कुछ सवाल हैं जो उन्होंने एग्जिट पोल के बाद देखने के बाद जो उनको अंतर समझ में आता है। सर, मेरा सवाल ये है कि जब मैं ग्राउंड पे गई थी तो कई लोगों ने अलग अलग पार्टियों पर बात की। कई लोग मैया सम्मान योजना से खुश हैं, तो कई लोगों को रोजगार चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कौन सी बात सही है। और मतलब लोग जो बात कर रहे थे कि कुछ जयराम महतो के विषय में, कुछ हेमंत सोरेन के समर्थन में, तो मैया सम्मान योजना से महिलाओं को कितना सम्मान वाकई में मिल रहा है या रोजगार उन्हें मिलना चाहिए? देखिए, ये सवाल तो मैंने पहले भी कहा था कि ये रोजगार वाला जो सवाल है, एजेंडा है, वो झारखंड में चल रहा था। ये वाकई में भी, आप भी, हम लोग भी कल जब बात कर रहे थे तो कुछ महिलाएं ये कह रही थी कि हमको ये 1000-2000 से क्या होना है, रोजगार मिलना चाहिए करके।
तो झारखंड 25 सालों में तो सही में रोजगार के सवालों को एड्रेस नहीं कर पाया है ढंग से, और ये चीजें फ्लोटिंग है। उनको भी जो दिखा होगा ग्राउंड में, तो एकदम वाकई में सही दिखा होगा कि रोजगार का सवाल था मुद्दा, लेकिन पता नहीं इस वार क्राई में वो मुद्दा मुझे गुम होता भी दिखा। हाँ कि भाई जो सवाल, और फ्री बीज वाला मुद्दा उस पर ज्यादा रंग चढ़ गया उसका। तो इसके पीछे मुझे जनार्दन जी एक चीजें बहुत स्ट्रांगली लगती है कि सिस्टम में ना लोगों को अब इंतजार करने में भरोसा नहीं है कि हम बहुत विकास कर लेंगे, बहुत बड़ा एजेंडा हो जाएगा, हाँ ऐसे झारखंड बदल रहा है। लेकिन जो चीजें फ्री बीज वाली है उसको जल्दी से अब कस के पकड़ने की प्रवृत्ति है लोगों में। ये है। हाँ, तो वो सवाल जो उनका है कि रोजगार था सवाल, लेकिन वो सवाल थोड़ा सा मुझे ऐसा सोचने वालों की संख्या कम थी। हाँ, उनको मिला होगा लोग। विश्वत जी बहुत तराश के सवाल लाया करते हैं। हाँ, पिजा रहे हैं सवालों को, पिजा रहे हैं। आनंद भैया, आपसे दो तीन सवाल हैं, और ये एग्जिट पोल से संबंधित भी हैं और थोड़ा सा इतर हटके भी है। अच्छा। लेकिन चुनाव और झारखंड की राजनीति से ही संबंधित है। पहला सवाल ये है कि भाजपा किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए जब प्रबंधन करती है तो सबसे निचले स्तर पर बूथ मैनेजमेंट करती है। इस दौरान उसके अपने कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ काम करते हैं। लेकिन अक्सर हाँ देखने में ये आती है कि भाजपा उन्हीं सीटों पर मजबूत होती है जहां पर विरोधी पक्ष कमजोर होते हैं। ऐसी स्थिति में इस चुनाव में कांग्रेस और जेएमएम के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और कितनी सीटों पर ये दोनों पार्टियां बढ़त बना सकती हैं? तो पहला जवाब का तो उसी में तो जवाब छिपा होता है कि जहां आप कमजोर होंगे वहीं ना दूसरा बढ़त लेगा। तो जहां वो आपने कहा कि जहां कांग्रेस या जेएमएम कमजोर होती है या विरोधी कमजोर होता है वहीं भाजपा बढ़ जाती है, तो ये तो स्वाभाविक है। जहां भाजपा कमजोर रही वो होगी वहीं जेएमएम बढ़ेगी। तो इसका तो कोई मतलब ये समझ में आया। लेकिन हाँ, आपने ये जरूर कहा कि बूथ मैनेजमेंट, देखिए भाजपा ने 2014 और 2014 के बाद अपनी पूरी चुनावी पैटर्न्स को बदल दिया है। एक तो भाजपा ने एग्रेसिवली बहुत चुनाव लड़ने की कोशिश शुरू की है। दूसरा कि ग्राउंड लेवल पर अब देखिए, जैसे कि भाजपा में एक प्रचलन है पन्ना प्रमुख का, जैसे जो बूथ के जो जितने भी लिस्ट है उसमें वो एक बूथ का जवाबदेही किसी को नहीं दे रही, एक पन्ने की जवाबदेही, तो उसमें 15 या 20 आदमी। अब उस पन्ना प्रमुख में जवाबदेही होगी। अब जब उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई उसी पन्ने तक कि इस बूथ का इतना इसमें मिलना चाहिए। दूसरा, बड़े नेताओं के लिए भी बूथ है कि अगर दीपक प्रकाश हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनके लिए भी पर्टिकुलर बूथ है कि इन बूथों पर आपको मजबूती के साथ वो आपके जवाबदेही पर है। तो अकाउंटेबिलिटी और पैटर्न्स दोनों बीजेपी ने बदला है चुनाव के हिसाब से, ठीक है। दूसरा है कि आप पूछ रहे कि सीट्स कितनी आएगी, तो देखिए अभी जो चीजें चल रही है उसको सम्यक रूप से तो बोलने की स्थिति में मैं नहीं हूं एग्जैक्टली। अगर संख्या एकदम आप पूछेंगे कि 43 या 53 है तो वो कलाबाजी इनको ही आता है, एग्जिट पोल वालों को। हम लोगों के पास उतना महारत नहीं है देखने का, वैसा कोई चश्मा भी नहीं बना अभी तक जिसको हम देख ले और वोटर्स निकले और उसका एक्सरे हो जाए, बता दे कि कल इस छाप में मार के आ गया वोट। तो एक्सरे वाला तो चश्मा है नहीं मेरे पास। लेकिन मुझे लग रहा है कि कांटे की टक्कर है स्वाभाविक तौर पर दोनों में। सरकार वही बनाएगा सरकार उन्हीं की बनने वाली है जिनके लिए वो 10 से 12 सीटें, जैसा राजलक्ष्मी जी ने भी कहा, वो 10 से 12 सीटें मायने रखेगी और उसमें वही जीतेगा जिसका चुनावी, आप हरियाणा से ही देख लीजिए, हरियाणा में जिसका चुनावी मेजरमेंट अच्छा था, नरेशन कुछ भी रहा हो, आप चुनाव जीत गया। तो यही स्थितियां हैं इसमें। दूसरा सवाल ये है, आपने ठीक कहा कि एग्जिट पोल को देख करके या जो चुनाव 2 चरणों में हुआ है उन दोनों चरणों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ही असमंजस की स्थिति तब बन गई जब प्रचार के दौरान भाजपा के नेताओं ने बिना किसी मुद्दे के बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को उठाया, जो राज्य स्तरीय मुद्दा नहीं है। इसका दूसरा ये कि भाजपा के नेताओं ने जितने भी चुनाव प्रचार के दौरान मुद्दे उठाए वो झारखंड से जुड़े हुए मुद्दे नहीं थे। खासकर बांग्लादेशी घुसपैठ
को लेकर के इन्होंने जो मुद्दा उठाया, वो दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान, संताल और पलामू के लोग इत्तेफाक नहीं रखते। ऐसी स्थिति में इस चुनाव में भाजपा झारखंड की जनता के अनुरूप जब मुद्दा नहीं उठा पाई है, तो उसे कितना सीट मिलेगा, किन किन इलाकों में क्या क्या बढ़त, कैसे बढ़त मिलेगी, इस पर थोड़ा सा ये आपका लगता है व्यक्तिगत विश्लेषण है कि वो जो मुद्दा है वो कितना कनेक्ट कर पाया। आप मान के चल दिया, जवाब भी आपने ही दे दिया उसका कि ये मुद्दे कितने असरदार नहीं हुए। आपने कहा भी कि ये मुद्दे असरदार नहीं हुए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, कॉन्क्रीट मुद्दे थे और मुद्दों की वजह भी भाजपा ने गिनाई। डेमोग्राफी था, दलीलें उनकी ये थी कि उन जगहों पर आदिवासियों की संख्या घट रही है और बाहर से आए घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, यानी चुनाव को उन्होंने जो अपनी सूची सौंपी, तो तथ्यात्मक था। कभी कभी क्या होता है, चुनाव में कोई मुद्दे आपके हिट नहीं करते हैं, हर फिल्म चल जाए जरूरी नहीं है, तो अब वही हुआ। लेकिन ये जरूर था कि जो मुद्दे भाजपा ने उठाए, बड़ी शिद्दत से उठाए, बहुत तरीके से उठाया, और वो किन्हीं जगहों पर वो मुद्दा बना है, आप उसको खारिज नहीं कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आप जिसे कहते हैं कि झारखंड से कनेक्ट होने वाली चीजें नहीं थी भाजपा के पास। कुछ ऐसे मुद्दे थे भाजपा के पास, जैसे भ्रष्टाचार का सवाल, रोजगार का सवाल, उसके बाद जो भाजपा के आप घोषणा पत्र में ही देख लीजिए जिन सवालों को लेकर गए, तो कुछ मुद्दे ऐसे थे जो भाजपा कनेक्ट कर रही थी लोगों से, मुझे ऐसा लगता है। तीसरा सवाल ये है, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन, जयराम महतो, हिमंता बिश्व शर्मा, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सब की जनसभाओं में जनसैलाब उमड़ा जी। क्या जनसभाओं में इकट्ठा होने वाले लोग मतदान के वक्त वोट में तब्दील होते हैं, और अगर होते हैं तो जिन जिन लोगों के की जनसभाओं में जनसैलाब उमड़ा, क्या उनको बढ़त मिल सकेगी और किन किन इलाकों में बढ़त मिल सकेगी? अच्छा, बड़ा व्यापक सवाल है। देखिए, क्या है कि पार्टियां तो खुश होती है जनसैलाब को देख करके, तो खुश होने के पीछे वजह भी रहती होगी उनकी कि जो लोग आए हैं उनको मान के चलती है कि हमको वोट मिलेगा, इससे भीड़ जमा करती है पार्टियां। और जो लोग जाएंगे ही नहीं, तो इसका मतलब आप घर से नहीं निकलेंगे। अच्छा, आप ही को अगर किसी, जिससे आप, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आपको अगर कोई पार्टी पसंद है तो उस पार्टी के रैली में अगर आपको जाने के लिए कहेगा वक्त होगा तो चले जाइएगा, और जो पार्टी पसंद नहीं जाने के लिए कितना भी आपको करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर भीड़ लाई भी जाती है। अब वो लाई हुई भीड़ और अपने से जुटी हुई भीड़, इसी का अंतर का खेल है राजनीति। लेकिन मैं देख रहा था कि जो भी स्टार कैंपेनर हैं, मोदी की सभाओं में अगर भीड़ हो रही है तो मोदी को उसका रिजल्ट भी मिल रहा है चुनाव में, वो भीड़ उनके साथ रिस्पॉन्ड करती है। जो भीड़ नेताओं के साथ संवाद करना शुरू कर दे, कल्पना सोरेन जी की सभाओं का भीड़ आप देखिए, हेमंत सोरेन, वो भीड़ उनके साथ रिस्पॉन्ड करती है। अब जो भीड़ रिस्पॉन्ड ना करे, वो समझ जाइए कि भीड़ नहीं है, थोड़ा उसमें दिक्कत है। तो ये भीड़ से ही पार्टियां अपना प्रदर्शन नापती है और भीड़ बेवजह नहीं होती। इसमें यह सवाल था मेरा कि इन भीड़ की वजह से किन किन क्षेत्रों में पार्टियों को बढ़त मिलेगी। तो देखिए, मोदी जी की सभा जहां जहां हुई, वो कोल्हान का इलाका था, चाहे बसा वाला जगह पे वो उन्होंने किया, वो पर्टिकुलर 3-4 विधानसभा को मिला के करते हैं। कल्पना सोरेन थोड़ा ग्राउंड लेवल पर ज्यादा गई, वो हर एक सीट पर 100 सभाएं, जैसा सर ने भी बताया 100 सभाएं की, तो 100 सभा का अब आकलन तो चुनाव परिणाम के बाद ही मिलेगा। कोई ऐसा आपके पास थर्मामीटर है नहीं कि आप नाप लो अभी तुरंत कहीं से। किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, जैसा आप कह रहे हैं बार बार कि कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर में मतलब ये होता है कि जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं, या दोनों की स्थिति ऐसी हो सकती है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे, 2 सीट 4 सीट। वैसी किसी स्थिति में क्या परिणाम आपको नजर आता है? फिर कौन पेश करेगा दावा सरकार बनाने का? देखिए, गवर्नर तो जो जिस गठबंधन को ज्यादा सीटें रहेगी, फौरी तौर पर उसी को बुलाएंगे। वो लार्जेस्ट कर चुके गठबंधन में चुनाव हो रहा है। तो अगर एनडीए ओवरऑल मान लीजिए कि उसके पास 38 सीटें आ जाती है और इनके पास उससे थोड़ी कम आ जाती है, वो 40 के करीब आते हैं, तो जो लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको बुलाएंगे। तो मुझे लगता है इस बार झारखंड में जिसको गवर्नर का कॉल पहले आ गया, वो उस मैनेजमेंट में लग जाएंगे। कुछ ऐसे खिलाड़ी आ रहे हैं जीत करके जो गेम चेंजर होंगे। अच्छा। निर्दलीय हो, 1-2 छोटी पार्टियों को हो जाए। मुझे क्योंकि एनडीए में ज्यादा इम्पैक्टनेस लगता है कि एनडीए शायद उसमें कुछ बड़ा खेल सामने
ना कर पाए इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के तौर पर बोल, अच्छा, उसमें विधायकों का टूटना ये करना मुझे इंडिया गठबंधन में दिखता नहीं है। अच्छा, लेकिन अब जो इंडिया गठबंधन है उसमें कांग्रेस, उसमें आरजेडी, उसमें सीपीआईएमएल 3 घटक दल हैं और खुद जेएमएम है। तो खेल भाजपा या एनडीए उस दौरान रच सकती है और उसमें जो कमजोर मुहरे होंगे वो जाएंगे। तो सारा खेल लगता है मुझे गवर्नर के कॉल पर डिपेंड कर रहा है। गवर्नर्स कॉल बहुत मजबूत होने वाली है अभी 2-3 दिन। देते रहो, वही पहले दौड़ लगाएंगे। राज्यपाल की भूमिका पे अक्सर उनको किसी कार्यक्रम में जो उद्घाटन करते हुए लोग उतना ही जानते हैं जी, तो बहुत उस समय बहुत प्रभावशाली वो व्यक्ति बहुत। झारखंड तो गजब नाटक देखा है ना इसका, गवर्नर की भूमिका का झारखंड ने बड़ा जबरदस्त नाटक सब देखा है। 13 दिन की सरकार देखी है झारखंड ने, गवर्नर ने शिबू सोरेन को बुलाया, फिर बीजेपी की सरकार बनी। तो गवर्नर्स के राजभवन की भी तरह तरह का मैंने हम लोगों ने ये चीजें तो देखी। उस तरह की स्थिति फिर से बन सकती है। मिथिलेश जी बहुत दिनों से नियमित तौर पे पूरे झारखंड के चुनाव पे नजर बनाए हुए हैं, ढेर सारी चर्चा भी कर रहे हैं। उनके पास कुछ गूढ़ सवाल रहते हैं जिनका जवाब ढूंढ पाना मुश्किल होता है और उनसे सवाल जरूर ले लिया जाए। मिथिलेश जी, अभी जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, आपने ही कहा कि झारखंड ने अजब गजब राजनीति देखी है, राज्यपाल की भूमिकाएं अलग अलग रूप में देखी हैं। हम लोग ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जहां 24 साल में 13 मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे हेमंत सोरेन जब बनेंगे। खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन इसमें मेरे आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो खेल पहले होते रहे हैं, क्योंकि जेएमएम ने बीजेपी के साथ सरकार बनाया है, कांग्रेस के साथ सरकार बनाया है, इस बार आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का खेल बहुत, कांग्रेस के खिलाड़ी जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अगर कुछ गड़बड़ स्थिति बनती है, असेंबली की स्थिति बनती है, तो क्या लगता है कि हेमंत सोरेन किसी और गठबंधन में भी जा सकते हैं? ऐसी कोई संभावना दिख रही है आपको? मुझे बड़ा गूढ़ सवाल जैसा बताया सर ने कि गूढ़ ही पूछते हैं, तो इसका जवाब तो मेरे पास पर्टिकुलर समय पर अभी है नहीं। लेकिन मुझे जो जेएमएम की राजनीति अब तक जो दिखी इस पूरे चुनाव में, मुझे बहुत कठिन लगता है जेएमएम के लिए वो फैसला कर लेना। क्योंकि देखिए मतलब आज की राजनीति कल इनकी सरकार बने ना बने, अभी जो झारखंड की राजनीति है उसके बहुत स्ट्रांग होल्ड वाली पार्टी जेएमएम बन गई है, जो बीजेपी को जवाब दे रही है। और कल चल करके अगर हेमंत सोरेन के साथ सरकार में जाते हैं तो पूरा का पूरा चीज जो इन्होंने खड़ा किया वो डाइल्यूट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने हड़बड़ी में होंगे कि सरकार वो बना ले। और भाजपा को भी हमको नहीं लगता, अगर जितना भी आप बोल रहे हैं ना, तो इतने बड़े लार्ज मार्जिन का जरूरत भाजपा को नई सरकार बनाने के लिए पड़ेगी कि 25 या 28, कम से कम 20 तो मान के चले, 20 से 25 जेएमएम को आ रहा है। तो 20 से 25 सीट का जब भाजपा इतना दूर रहेगी तो ऐसे भी सरकार बनाने की स्थिति में भाजपा रहेगी नहीं। तो एक तकनीकी चीज है। और 10 सीट की घट रहा हो भाजपा को और उसके जेब में अपना 25 सीट ले जाकर के उसके झोली में डाल दे, ये भी होता मुझे नहीं दिखता है। लेकिन राजनीति है, फिर आप फिर उस दिन ना 23 तारीख के बाद वाला दिन फिर आप हमको धर लीजिएगा किसी मामले में। और झारखंड ने हर खेल देखा है, तो आपके इस चीज से भी हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मुझे बड़ा थोड़ा दूर दिखता है ये मामला। बहुत चर्चा हुई पूरी राजनीति की, हम लोगों ने अभी सभी दलों की बात कर ली। एक पार्ट जो हम लोगों से छूट गया अब तक की इस न्यूज़ रूम की चर्चा में, वो आजसू के प्रदर्शन पे कोई चर्चा उस पर स्पेसिफिक नहीं हुआ। तो आजसू का इस बार कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है? क्योंकि पिछली बार वो अकेले लड़ी थी, सबने देखा कितनी जमानतें जब्त हुई उनकी, बीजेपी की भी हालत ख़राब हुई। इस बार सब मिल के लड़ रहे हैं, तो आजसू का परफॉर्मेंस कैसा दिख रहा है आपको? जो 10 सीट पे लड़ रहे हैं उसमें कितनी सीटें आ सकती है उनकी? देखिए, आजसू का परफॉर्मेंस से ज़्यादा आजसू को आने वाले थ्रेट्स हमको दिख रहे हैं। ये चुनाव ना आजसू के लिए एक बड़ा थ्रेट लेकर के आया है। परिणाम तो 10 सीट पर लड़ रहे हैं आजसू, 12 तो सीट आना नहीं है। तो 10 सीट में अगर आप मान के चलिए कि जो प्रिडिक्शन है कहीं 4 है, कहीं 3 है, 5 के करीब है, आधा सीट का आजसू जो पिछला परफॉर्मेंस था उससे अच्छा करने जा रही है। लेकिन आजसू को जो आने वाले थ्रेट्स हैं जयराम से, उस थ्रेट्स को एड्रेस करना चाहिए आजसू को। मुझे लगता है ये चुनाव उनके लिए ये संदेश लेकर के, मैं दूर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो इस चुनाव में आजसू को जो चुनौतियां मिली है जिन जिन जगहों में, वो आजसू के पॉकेट वाले जगहों में जयराम ने अपनी राजनीतिक दमक दिखाई है। अब जयराम को इस चुनाव में क्या सीट आएगा नहीं आएगा वो नहीं है, लेकिन अगर वो संघर्ष का झंडा और उन जगहों पर स्पेस है वो अपना बना के रखते हैं, तो
आंसू के लिए फिर आने वाले दौर में थोड़ी परेशानी है झारखंड में की राजनीति। चलिए एक सवाल और पूछ लेते हैं। जी बोले। ये जो जयराम की बात आप कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में एक चुनौती बन के उभरेंगे, क्या जयराम रमेश में वो परिपक्वता, सॉरी जयराम महतो में आपको वो परिपक्वता दिख रही है कि वो आने वाले दिनों में एक, क्योंकि सुदेश महतो भी इसी तरह के नेता थे, इसी तरह से वो भी उभरे थे और अब जयराम महतो उभर रहे हैं, तो क्या होता है कि एक नेता की भाषा होती है, एक शैली होती है, उसके आधार पे वो राजनीति करता है। लोकप्रियता हासिल करना अलग चीज़ है और राजनीति में आके सिक्का जमाना अलग बात है। तो आपको क्या इस जयराम में वो क्षमता दिख रही है कि वो राजनीति, एक बेहतर राजनीतिज्ञ के रूप में झारखंड में अपनी पहचान बनाएंगे और पैठ बनाएंगे? अच्छा सवाल है आपका। देखिए राजनीति में ना जो समय के थपेड़े और हार जीत का जो वो होता है ना, सबक होता है ना, वो राजनीति में आपको बहुत कुछ सिखा देता है। तो मुझे लग रहा है कि जयराम महतो आने वाले समय में वो और परिपक्व होंगे और जो इस बार का उनका प्रदर्शन होगा उससे कुछ वो सबक लेंगे। अच्छा होगा तो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो जयराम महतो को सबक मिलेगी। तो समय उनके पैटर्न्स को, राजनीतिक स्टाइल को, उनके जो चीजें हैं उनको बदलता है। और मैंने झारखंड में कई नेताओं को देखा कि अब वो जितने मतलब ये हो गए, आप एक दौर याद करते हैं, मैं करता हूं मैं चमरा लिंडा जी का, एक दौर मैं याद करता हूं भानु प्रताप शाही का, एक दौर मैं याद करता हूं और दूसरे कई नेताओं का। तो समय के साथ अपनी चीजें लोग बदलते हैं। लेकिन भानु और चमड़ा दल बदल के भी जीतते रहे, दल बदल करते रहे, वो नहीं स्टाइल ऑफ मतलब हाँ अपने पर्सनालिटी का स्टाइल, मतलब एकदम धूम धड़ाका वाला जो बात आप बोलना चाह रहे हैं जयराम का है कि एकदम ताबड़तोड़, हाँ वो ताबड़तोड़ चीजें भी बाद में अपने हिसाब से चीजें बदलती कि लगता है कि ये वाला मेरा पोजीशनिंग ठीक नहीं था, तो नेता अपने कुछ, नेता तो बहुत जल्दी सीखते हैं ना, उनसे जल्दी तो कोई नहीं होता है, परिस्थिति के हिसाब से सीख जाता है। चलिए धन्यवाद। आओ जी। आनंद जी, मेरा सवाल राजधानी रांची को है, रांची सीट को लेकर है। कल मैं एक चाय की टपरी पर चाय पी रहा था, वहाँ कुछ बीजेपी समर्थक थे। आप तो ये जानते हैं, हम लोग ये खबर छाप पी चुके हैं कि बीजेपी के लिए यहाँ उम्मीदवारों का चयन बहुत टफ है, क्योंकि काफ़ी उम्मीदवार थे, नए चेहरे थे। इसके बावजूद सीपी सिंह पुराने चेहरे पर बीजेपी ने भरोसा दिलाया। तो मैं जब चाय पी रहा था उस टपरी पर, तो कुछ बीजेपी समर्थक थे, ठीक है, एग्जिट पोल आने के बाद वे लड्डू बांट रहे थे। तो मैं इसी तरह पूछ लिया, भाई रांची सीट का है, किस चीज़ का लड्डू? उन्होंने एक सिंगल वर्ड में जवाब दिया, बस कि रांची में बीजेपी की हार का और राज्य में बीजेपी की सरकार का। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, अभी जब ये शो शुरू हो रहा था तो राजलक्ष्मी जी ने एक अच्छी बात कही, कहीं पर लड्डू बन जाने वाली बात। एक नेता ने अपनी लड्डू बना ली थी, कहाँ बना था ना, किसने बना ली थी लड्डू? उसने कोई हाँ महाराष्ट्र के कहीं पर था, बिजलीवाल का, हाँ कि लड्डू बने। बहुत नेताओं के यहाँ लड्डू बनी है, ठीक है। आप ये समझ, हाँ विजय जुलूस भी लोगों ने निकाल लिया है। तो कुछ लोग होते हैं नाराज, उससे रिजल्ट नहीं नापा जा सकता। जो कल चाय की टपरी में जहां बैठे के बात कर रहे थे, उस थोड़े से अब मतलब वहां उनका चूंकि गर्माहट था कि आप जैसा आपने ही शुरू में कहा कि बहुत टिकट के आस में खड़े थे लोग, तो अब उनको नहीं मिला, तो वो तो इसी इंतजार में होंगे। वो पार्टी का अपना इन फाइट है और वो इन फाइट जो है ना, कोई रिजल्ट की ओर इशारा मुझे करता हुआ नहीं दिखता है। एक मेरा सवाल रहेगा जयराम महतो से, पहले हो चुका है। इस साल हमने लोकसभा चुनाव भी देखा और विधानसभा चुनाव भी देखा। लोकसभा चुनाव में भी जयराम ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और विधानसभा में भी। तो इस समीकरण के आधार पे क्या हम कह सकते हैं कि जयराम महतो जो है वो किंग मेकर की भूमिका निभा सके, 2-4 सीट ला करके, मतलब इसे सपोर्ट कर दे, उसे सपोर्ट कर दे, इस तरह की आशंका मतलब संभावना नजर आ रही है क्या? किंग मेकर बनता हुआ हमको जयराम नहीं दिख रहे हैं इस चुनाव में, पर्टिकुलर इस चुनाव में किंग मेकर। अब आगे में वो क्या अपने फिर पॉलिटिकल लाइन लेंगे। हाँ वो अपना चुनाव, उनकी चुनाव को लेकर के प्रबल ये है कि उनकी 2 सीटों पर सबकी नजर है। जयराम महतो के अपने सेल्फ परफॉर्मेंस इस चुनाव में नापे जाएंगे, और अगर वो जीत के आते हैं या उनकी एक पार्टी और कहीं से सीट लाती है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो किंग मेकर की भूमिका में इस बार रहेंगे। पार्टियां अपना, हमको लगता है कि अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर लेंगे।
तो पहली बात तो इतने लंबे समय तक इतने सारे सवालों को कंटिन्यूस जवाब देने के लिए पहले थैंक यू। मैं तो सर थैंक दूसरी यह बात है कि 23 तारीख की सुबह 7 बजे से ही पूरी टीम प्रभात खबर की मुस्तैद होगी अपनी अपनी जगहों पर, मतदान केंद्रों पर। आनंद जी ने भी बहुत सारे लोगों को ग्राउंड पे अभी से सुपुर्द कर दिया है, वो कंट्रोल रूम के आसपास इर्द गिर्द ही मंडरा रहे हैं और वहाँ से जो भी जानकारी निकल करके आ रही है हम उसे शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो 23 को हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए, सवेरे 7 बजे से ही प्रभात खबर के सभी प्लेटफॉर्म पे। अगर आप मोबाइल ऐप चलाते हैं तो हम वहाँ भी आपको प्रॉपर विधिवत एक एक सीट की, एक एक व्यक्ति की, सभी हॉट सीट्स की विधिवत जानकारी देते हुए नजर आएंगे। अगर आप वेबसाइट चलाते हैं तो वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। अगर आपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो किया है तो आप वहाँ भी सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो करके आप देख सकते हैं, वहाँ भी सारी अपडेट्स आती रहेंगी। और नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।